हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को अपने चैनल एक्शन सेंस सर्किट पर बहुत ही स्वागत करते हैं। अपन लोगों ने 10th क्लास की केसी सिन्हा साहब की बुक शुरू किए थे। उसमें पहला चैप्टर रियल नंबर आपको अच्छा से हम पढ़ा दिए थे। अपन लोग अलजेब्रा शुरू किए थे और अलजेब्रा के अंतर्गत पहला चैप्टर बहुपद था, उसमें एक लेक्चर ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। आज अपना लोग सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं और इसमें हम आपको बताएंगे जो बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो देखिए लिखे हैं जो गणित की क्रिया चिन्ह युक्त संख्याओं तथा अक्षरों के सार्थक समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं और कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। तो चलिए इसको हम पहले आपको समझा देते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ जो लिखे हैं गणित की क्रिया चिन्ह, तो देखिए क्रिया चिन्ह क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए गणित में जो क्रिया चिन्ह होता है, गणित में कुल 4 क्रिया चिन्ह होते हैं जिसको आप प्लस कहते हो, माइनस, गुना, भाग। यह गणितीय क्रिया चिन्ह है, मैथमेटिकल सिंबल है। जी हाँ, तो आपको जो हम डिफिनेशन दिए हैं गणित की क्रिया चिन्ह युक्त संख्याओं, तो आप मान के चलिए संख्या तो सब आदमी जानते होंगे, दो हम संख्या ले लिए, अब कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 जो लेना है लीजिए। संख्याओं तथा अक्षरों, आप कोई अक्षर ले लेते हैं, मान चलिए हम अक्षर ले लेते हैं XYZ PQ जो लेना ले लीजिए, के सार्थक। सार्थक का मतलब होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ न कुछ मतलब होता हो, तो सार्थक समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो आप ही बताइए, गणित की क्रिया चिन्ह यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस तो ऑलरेडी है, तो क्रिया चिन्ह मिल गया। संख्या तथा अक्षर के सार्थक समूह को, देखिए यह सार्थक है, इसका कुछ न कुछ मतलब है, ये मीनिंगफुल है। अब देखिए, अब मान चलिए कोई आदमी 2 यहाँ पर दे दे, x यहाँ भी दे दे, यहाँ y दे दे, यहाँ z दे दे, यहाँ p दे दे, तो यह सार्थक नहीं हुआ, तो इसको आप बीजीय व्यंजक नहीं बोलेंगे। ये सार्थक है, ऐसा कभी देखे हैं जो मतलब 2 के पान हो x ने y दे दिया, नीचा में z ने p दे दिया बगल में, तो ये सार्थक थोड़े है, ये सार्थक नहीं है। हाँ, अगर हम यहाँ ऐसा लिख देते हैं 2y², तो जी हाँ यह सार्थक, इसका मतलब है, यह मीनिंगफुल है। बात समझे कि नहीं समझे? तो 2 संख्या हो गया, y अक्षर हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो क्रिया चिन्ह प्लस है। तो गणित के क्रिया चिन्ह संख्या अक्षर के सार्थक समूह होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। आशा रखते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला है, इसमें एग्जाम्पल सब आदमी को दे दिए हैं, देख लीजिएगा। 2a m² 1/9xy 2p + q और x² + 6y 9x + y इत्यादि कर देंगे। देखिए आप कुछ भी लिख दीजिए मैथ में, वो सब बीजीय व्यंजक है, लेकिन सार्थक होना चाहिए। आप कुछ भी लिख दीजिए लेकिन सार्थक होना चाहिए, तो वह बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। बात समझ गए ना? चलिए अगला है बीजीय पद अलजेब्रिक टर्म। तो संख्याओं तथा अक्षरों के, ध्यान दीजिएगा, संख्याओं तथा अक्षरों के गुणनफल अथवा भागफल को बीजीय पद कहते हैं। देखिए संख्या होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए और गुणनफल और भागफल जब हो जाएंगे उसमें, तो को हम क्या बोल देंगे, बीजीय व्यंजक बोल देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर 7 है, अब भाग ही बोलते हैं इसको, /3, तो यह एक बीजीय पद है। देखिए संख्या बोले थे 4 है, अक्षर बोले x है, गुणनफल तो यहाँ कुछ नहीं तो गुना है। बात समझ है ना? अब फिर देखिए यहाँ पर x दिए, y दिए, तो यह अक्षर है और भाग है।
तो यह बीजीय पद है। तो बात तो यहाँ वही आते हैं, एक बार समझ लीजिए बीजीय पद कैसे बनेंगे। तो चर और गुना भाग अचर दे देंगे तो वह बीजीय पद बन जाएंगे। अब ये चर इसमें क्या है, तो चर आपको बताए हैं, चर जिसका मान बदलते रहता हो, तो चर यहाँ पर क्या होंगे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी हो जाए, और गुना भाग अचर, अचर मतलब कौन चीज़ जो फिक्स है ना बदले, तो 2 3 4 5 6। बात समझे कि नहीं समझे, ये सब क्या है, अचर है। तो चर और गुना भाग अचर से कर दीजिएगा तो वह बीजीय पद हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे। और एक पॉइंट यहाँ लिखे हैं, सब आदमी इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए गुना एवं भाग द्वारा किसी भी बीजीय पदों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। गुना और भाग से किसी भी बीजीय पद को आप अलग नहीं कर सकते हैं। हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर 7y लिखते हैं, तो ये एक ही बीजीय पद है, इसको दो नहीं बोलेंगे और इसको आप अलग भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर x/2 दे दे तो यह एक ही बीजीय पद है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा कर दीजिएगा x + y/2, तो यहाँ पर दो बीजीय पद है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस से यह दो बीजीय पद, इसको आप अलग कर सकते हैं। यहाँ पर हम x/2 + y/2 लिख सकते हैं, यहाँ दो बीजीय पद अलग हो गए। लेकिन हाँ, अगर यहीं पर हम दे देते x गुना y और बटे में 2 दे देते, तो इसको आप अलग नहीं कर सकते, यह एक ही बीजीय पद है। बात समझे कि नहीं समझे। आशा करता आप लोग समझ गए होंगे बीजीय पद को भी। चलिए आगे अपना लोग को है स्वजातीय पद या समान पद, लाइक टर्म। लाइक टर्म देखिए, वैसे पद जिनके चर एवं घात दोनों समान हो उसे स्वजातीय पद कहते हैं। बात समझे ना, उसे क्या बोलेंगे, स्वजातीय पद बोलेंगे। तो मतलब वैसे पद जिनके चर और घात। तो अब देख लीजिए, चर यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है। हमको इसके गुणांक जो है अचर पद, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। इसके चर और घात को आप देखिए तो दोनों समान है, ये स्वजातीय पद होंगे। यहाँ भी देखिए, चर y है, घात 2 है, चर y है, घात 2 है। अब सर यहाँ 7 है, यहाँ तो है नहीं, तो हमको अचर से नहीं लेना, हमको चर और उसके घात को देखना है। बात समझ गए होंगे। यहाँ भी x y है, यहाँ y x, उल्टा पुल्टा हमको कोई दिक्कत नहीं है। x y इधर है, इधर हम y उधर x, उसे क्या दिक्कत है। तो ये कौन सी पद हो गए, स्वजातीय पद हो गए या समान पद हो गए। आशा तक समझ गए होंगे। चलिए अगला है विजातीय पद। तो देखिए, विजातीय पद या समान पद, अनलाइक टर्म, वैसे पद जिनके चर या घात भिन्न हो उसे विजातीय पद कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर 5x है और x² है, तो हम डिफरेंस क्या दिए, चर या घात दोनों में से कुछ भी भिन्न हो जाए तो उसको विजातीय आप बोल दोगे। बात समझ गए ना। तो यहाँ 5x है देखिए, और यहाँ x तो मिल गया, चर तो मिल गया, लेकिन इसका घात क्या है, 1 है, इसका घात क्या है, 2 है, तो घात तो भिन्न हो गया ना। हम क्या डिफरेंस दिए, चर या घात भिन्न होना चाहिए। बात समझ गए होंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पर देखिए x y, यहाँ y z, यहाँ पर देखिए x है, यहाँ देखिए z है, यहाँ y है तो y मिल गया, लेकिन एक चर तो डिफरेंट हो गए ना, इसलिए स्वजातीय पद नहीं होंगे, यह भी विजातीय ही होंगे। यहाँ पर 3x है, यहाँ y² है, देखिए यहाँ चर घात दोनों भिन्न हो गया, तो फिर भी यह विजातीय ही होगा। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे पढ़ लो, देखते हैं। देखिए अगला है अचर पद, कांस्टेंट टर्म। देखिए नाम ही है अचर, तो सीधी सी बात है, अचर कभी बदलते नहीं है, वो फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, नियत होते हैं। वैसे पद जिनका मान हमेशा नियत रहता है उसे अचर पद कहते हैं। तो जिसका मान हमेशा नियत रहता है, देख लीजिए यह एक बीजीय व्यंजक है, 7x² + 2x + 3 में अचर पद कौन है, तो 3 अचर पद है।
बात समझ गए ना। देखिए यहाँ पर 2x अचर पद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का मान अगर हम मान चलिए 2 दे देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 देंगे तो 2 दूना 6 हो जाएगा। तो ये अचर ये फिक्स नहीं, ये बदलेगा, लेकिन यह 3 कभी 4 नहीं होगा, ये 3 ही रहेगा, इसलिए अचर पद है। फिर इसमें 5y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 7 में अचर पद कौन है, तो -7 अचर पद है, यह फिक्स है। ये 3y चेंज हो जाएंगे, y का मान दीजिए बदल जाएगा। बात समझ होंगे। चलिए अगला टर्म है गुणांक, कोफिशिएंट अपन लोग समझते हैं। देखिए अगला है गुणांक, कोफिशिएंट। देखिए वैसी संख्या जो किसी पद में गुणा के रूप में रहता है उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। तो पद तो सबको बता दिए हैं बीजीय पद क्या होते हैं। तो वैसी संख्या जो किसी पद में यानी कि बीजीय पद में गुणा के रूप में रहता है उसे क्या बोलेंगे हम, उस पद का गुणांक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक बीजीय व्यंजक ले लिए हैं, देख लीजिए 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक तो वह संख्या, देखिए यहाँ 7 वह संख्या है जो इस पद में बीजीय पद में गुणा के रूप में है, तो यही इसका गुणांक होगा इस बीजीय पद का। बात समझे कि नहीं समझे। फिर यहाँ 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 में x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक देखिए हम -7 है, कि हम -7 हो गए। आशा रखते हैं आप लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आप नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने की प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर भूल से भी नहीं छोड़िएगा कि आगे हम आपको बहुपद क्या होते हैं और बहुपद को कैसे पहचाने जाते हैं, उस सारे चीज़ को आपको हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।